एक पिता और पुत्र नदी तट पर मछली पकड़ रहे थे। उसी क्षण आकाश से एक जूता नीचे गिरा। इसके ठीक बाद एक एक करके कई भारी वस्तुएं धरती पर गिरनी शुरू हो गई। किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी कि यह अपराधियों से भरा एक वायुयान था जो दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। सौभाग्य से विमान चालक ने अपनी पूरी शक्ति लगाकर प्रयास किया, जिससे विमान पूरी तरह नष्ट होने से बच गया और कुछ यात्री जीवित बच गए। लेकिन किसी को पता नहीं था कि अब मौत की सजा पाए हुए अपराधी आजाद हो चुके हैं और वे स्थानीय निवासियों के लिए कैसा संकट लाएंगे। ये घटना कुछ घंटों पहले शुरू हुई थी, जब कैदियों को ले जा रहे एक हवाई जहाज को अचानक ऊपर से आदेश मिला कि उसे अस्थायी रूप से अलास्का के एक हवाई अड्डे पर रुकना होगा, क्योंकि वहां से भी एक और बंदी को वाशिंगटन ले जाना था। साथ चल रहे सैनिक अत्यंत सतर्क थे और विमान में मौजूद अन्य कैदी उत्सुकता से उस नए कैदी को देख रहे थे। उसके हाथ, पैर और सिर पर भिन्न भिन्न प्रकार के ताले लगे हुए थे। यहां तक कि सीट पर बिठाने के बाद भी उसे कई स्तरों की सुरक्षा प्रदान की गई थी। सभी एक दूसरे को देखने लगे। वे सभी स्वयं में बड़े अपराधी थे, किंतु उसके सामने वे सभ्य नागरिक प्रतीत हो रहे थे। शीघ्र ही विमान काली रात के आकाश में उड़ान भरने लगा। मध्य मार्ग में शामिल हुआ वो खतरनाक कैदी हल्की मुस्कान के साथ अपने होठों को हिलाता है। तभी उसके मुंह से स्टील की कील लगा एक दांत गिर जाता है। ऐसा प्रतीत होता है कि वो अपनी बेड़ियां खोलने वाला है। जैसे ही उसके हाथ और पांव स्वतंत्र हुए, विमान के बाहर एक जोरदार विस्फोट हुआ। विमान के एक हिस्से में आग लग गई। यात्रियों में घबराहट फैल गई। चीखें सुनाई देने लगी और पास बैठे कुछ कैदी खिड़की से बाहर खींच लिए गए। लेकिन वो दुर्दांत बंदी मानो सब कुछ पहले से जानता हो, बिना भयभीत हुए अपनी हथकड़ियां खोलता रहा। जब विमान नियंत्रण से बाहर होकर नीचे गिरने लगा, तब तक वो पूरी तरह से मुक्त हो चुका था। सामने खड़े सुरक्षा कर्मियों पर उसने हमला बोल दिया। कुछ ही पल में उसने मुक्कों और लातों से 3-4 लोगों को अचेत कर दिया। विमान चालक को किसी और बात की चिंता नहीं थी। वो बस अपनी पूरी शक्ति से विमान को नीचे गिरने से रोकने में लगा हुआ था। विमान के कक्ष में बैठे सभी यात्री भारीनता के कारण हवा में तैरने लगे। दुर्भाग्यवश ये स्थिति अधिक देर तक नहीं टिकी। विमान ने अंततः अपना नियंत्रण खो दिया और धरती की ओर तेजी से गिरने लगा। अच्छी बात यह रही कि विमान में कोई और विस्फोट नहीं हुआ। साथ चल रहे सुरक्षाकर्मी या तो मारे गए या बुरी तरह घायल हो गए। बचे हुए कैदी अब अपनी बेड़ियां तोड़ने की हर संभव कोशिश करने लगे। उनके लिए यह एक नया जीवन प्राप्त करने जैसा था। अलास्का की सीमा पर स्थित एक छोटे से नगर में उप प्रमुख फ्रैंक हमेशा की तरह ठीक समय पर अपने कार्यालय पहुंचे थे। कुर्सी पर बैठते ही उन्हें अग्निशमन विभाग से दूरभाष आया। उत्तरी वनों से भारी धुआं उठ रहा था। चूंकि सड़कें बर्फ से ढकी थी, इसलिए उन्हें हेलीकॉप्टर लेकर घटनास्थल की जांच करनी पड़ी। धुएं की दिशा का पीछा करते हुए वे जल्द ही विमान दुर्घटना स्थल पर पहुंच गए। जब उन्होंने बीच से टूटे हुए विमान को देखा तो अनायास ही सबके मुंह से चीख निकल गई। हेलीकॉप्टर जमीन पर उतरते ही फ्रैंक तुरंत बाहर कूदे। दूर से ही उन्होंने बर्फ में पड़े कुछ पुलिस अधिकारियों के शव देखे और पास ही हथकड़ियां बिखरी हुई थी। उनके मन में एक बुरा संकेत जागा। शायद ये कोई साधारण विमान नहीं था। उसी क्षण उन्होंने देखा कि एक पुलिसकर्मी अभी भी जीवित था। वो सहायता के लिए पुकारने ही वाला था कि अचानक जंगल से दर्जनों कैदी बाहर निकल आए। वे अपने हाथों में बनाए हुए अस्थायी हथियार लिए हुए थे और पागलों की तरह फ्रैंक और उनकी टीम पर टूट पड़े। साथ आए मोटे साथी ने थोड़ी देर कर दी। नुकीली लोहे की छड़ से उसे कई बार गोदा गया। फ्रैंक ने क्रोध में दहाड़ लगाई और बिना विचार किए बंदूक निकालकर गोलियां चलाना शुरू कर दिया। अपराधी कुछ पल के लिए ठिठक गए, लेकिन फिर जीवन की परवाह किए बिना झपट पड़े। फ्रैंक अकेला था और चारों ओर से घिरा हुआ। जल्द ही वो मुसीबत में फंस गया। इसी दौरान घायल पुलिस अधिकारी ने जमीन से पिस्तौल उठाकर उसकी मदद करनी शुरू कर दी। फ्रैंक ने अवसर पाकर स्थिति को संभाला और अंततः उन हिंसक अपराधियों पर काबू पा लिया। थोड़ी राहत की सांस लेने के बाद वे सभी तेजी से विमान के अंदर की ओर भागे। यहां तक कि जब हेलीकॉप्टर हवा में ऊपर उठा, तब भी कुछ कैदी उसमें चढ़ने का प्रयास कर रहे थे। फ्रैंक ने बिना किसी दया के उन्हें ठोकर मारकर नीचे गिरा दिया। अधिक समय नहीं लगा। हेलीकॉप्टर जंगल के किनारे बनी सड़क पर पहुंचा। फ्रैंक ने सबसे पहले अपने घायल साथी मोटू और शेष बचे पुलिस अधिकारी को एम्बुलेंस से रवाना किया। फिर तुरंत बाकी पुलिस कर्मियों को निर्देश देने लगे। वो विमान संघीय कैदियों को ले जा रहा था। ये व्यक्ति हिंसा और क्रूरता के प्रतीक थे और वे अपनी स्वतंत्रता का ये अवसर कभी नहीं छोड़ेंगे। अच्छी बात यह थी कि विमान पहाड़ों और बर्फ से ढके क्षेत्र में गिरा था, इसलिए पुलिस को 2 कार्य करने थे। पहला, दुर्घटना स्थल को घेर कर तलाशी लेना और दूसरा, जंगल से बाहर जाने वाले सभी मार्गों को अवरुद्ध करना ताकि कोई भी अपराधी शहर तक न पहुंच पाए।
सारी व्यवस्थाएं करने के बाद फ्रैंक ने अपनी पत्नी सारा को फोन किया। उन्होंने उसे अस्पताल में घायलों के लिए तैयारी करने को कहा, क्योंकि मोटू की हालत अत्यंत गंभीर थी। उसी क्षण फोन दोबारा बजा। दूसरी ओर से कॉल करने वाली महिला एजेंट सिड थी। वो CIA की एक अधिकारी थी। कुछ मिनट पहले ही उसे उच्च अधिकारियों से आदेश मिला था कि वो तुरंत अलास्का के लिए प्रस्थान करे और फ्रैंक की टीम की सहायता करे, ताकि भागे हुए कैदियों को पकड़ा जा सके। फ्रैंक के मन में संदेह उत्पन्न हुआ। ये विभाग तो कभी भी इतनी उदारता नहीं दिखाता। क्या इन बंदियों में कुछ विशेष है? उन्होंने बिना विलंब किए उस घायल पुलिस अधिकारी से संपर्क किया और ये जानने की इच्छा व्यक्त की कि विमान में वास्तव में क्या हुआ था। अधिकारी को बहुत अधिक जानकारी नहीं थी, लेकिन उसे उस विशेष कैदी की याद थी जिसे बीच रास्ते में विमान में लाया गया था। उसे अन्य कैदियों से अलग एक विशेष कक्ष में रखा गया था और उसके साथ का व्यवहार भी बाकियों से एकदम भिन्न था। यहां तक कि जब विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ तब भी वो कैदी पूरी तरह शांत और स्थिर बना रहा। पुलिस अधिकारी कोकिन था कि वही कैदी विमान के गिरने का जिम्मेदार था। फ्रैंक के मन में अब और भी जिज्ञासा बढ़ गई थी, लेकिन उनके पास इस समय जांच पड़ताल के लिए समय नहीं था, क्योंकि पूरे नगर में आपातकाल की घोषणा हो चुकी थी। विमान में कुल 52 बंदी थे। गणना के अनुसार 23 मारे गए, 11 पकड़े गए, यानी अब भी 18 खतरनाक अपराधी या तो लापता थे या फरार थे। पुलिस ने पूरे नगर के निवासियों से अनुरोध किया कि जब तक बहुत आवश्यक न हो घर से बाहर न निकले। यहां तक कि विद्यालयों को भी तुरंत बंद कर दिया गया। लेकिन तभी महिला एजेंट सिड स्वयं घटनास्थल पर पहुंच गई। उस समय तक छोटे शहर में सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह से सक्रिय हो चुकी थी। इसी बीच महिला एजेंट सिड दुर्घटनास्थल पर पहुंची। फ्रैंक ने अनेक प्रश्न पूछे। विमान का मार्ग क्यों बदला गया? वो खतरनाक कैदी कौन है? लेकिन सिड ने हर बात को गोपनीय जानकारी बताकर टाल दिया। वो बोली, मैं यहां केवल एक उद्देश्य से आई हूं, फरार हुए अपराधियों को पकड़ना। यह सुनकर फ्रैंक को गुस्सा आ गया। वो जानता था कि सिड का वास्तविक लक्ष्य केवल उस चास कैदी को पकड़ना था। बाकी अपराधियों से उसे कोई सरोकार नहीं था। मगर फ्रैंक का दायित्व अपने नगर की सुरक्षा करना था। वो तब तक शांत नहीं बैठ सकता था जब तक सभी 18 फरार अपराधी पकड़े न जाए। सिड को अपने वरिष्ठों की बातें याद आई। फ्रैंक वही व्यक्ति था जो 6 वर्ष पूर्व शिकागो की क्राइम यूनिट में कार्यरत था। बाद में उसे इस दूर दराज के छोटे से शहर में स्थानांतरित कर दिया गया। पिछले 5 वर्षों में उसने इतनी निष्ठा से कार्य किया कि नगर में एक भी हत्या नहीं हुई। ये सोचते हुए और ये समझते हुए कि आगे उन्हें फ्रैंक की सहायता की आवश्यकता पड़ेगी, थोड़ी देर विचार करने के बाद उन्होंने फ्रैंक को कुछ गुप्त बातें बताने का निर्णय लिया। वो बोली, जिस कैदी को बीच रास्ते विमान में लाया गया था उसका नाम रॉक है। वो कभी हमारे ही विभाग का एजेंट था और मैं उसकी प्रशिक्षक और पर्यवेक्षक थी। सिड ने बताया कि प्रारंभ में रॉक अत्यंत प्रतिभाशाली एजेंट था, लेकिन कुछ सप्ताह पहले वो अचानक गायब हो गया। साथ ही एक गोपनीय डाटा फाइल भी चोरी हो गई थी। सभी प्रमाण यही दर्शाते हैं कि रॉक ने एजेंसी के साथ विश्वासघात किया। 2 दिन पहले उसे सीमा पर पकड़ा गया, इसलिए CIA ने आदेश दिया कि विमान उसे वाशिंगटन ले जाए। कोई ठोस सबूत नहीं है, महिला एजेंट सिड ने कहा, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि यह विमान दुर्घटना उसी का काम है और ये तो केवल शुरुआत है। वो अब कुछ बहुत बड़ा करने की तैयारी में है। फ्रैंक ये सब सुनकर आश्चर्यचकित रह गया। उसे ये कहानी किसी रोमांचक फिल्म से कम नहीं लगी और वो कुछ और पूछना ही चाहता था कि अचानक उसकी जेब में रखा फोन बज उठा। कॉल उसकी पत्नी सारा की थी। फ्रैंक तुरंत अस्पताल की ओर दौड़ा। वहां पहुंचते ही उसने सारा को घायल पुलिस अधिकारी के कमरे से बाहर आते देखा। अधिकारी की स्थिति अब स्थिर थी। कुछ दिनों में वो पूरी तरह स्वस्थ हो जाएगा, लेकिन साथी मोटू के साथ ऐसा नहीं था। उसे आंतरिक रक्तस्राव हुआ था और कई घंटों के प्रयास के बावजूद उसे बचाया नहीं जा सका। यह समाचार सारा के लिए एक गहरा आघात था। उसका मन भय से भर गया। उसे लगा कि यह मामला सामान्य नहीं है। उसने फ्रैंक से कहा कि वो अब परिवार को प्राथमिकता दे और किसी भी तरह इस खतरनाक मामले से स्वयं को दूर कर ले। लेकिन फ्रैंक कुछ कह पाता इससे पहले ही उसका फोन फिर बज उठा। इस बार कॉल नियंत्रण केंद्र से था। फ्रैंक तुरंत वहां पहुंचा जहां परिवहन विभाग ने एक महत्वपूर्ण सूचना दी थी। जंगल के अंदर बने वॉच टावर में रहने वाले एक पर्यवेक्षक ने एक गैर एन्क्रिप्टेड सिग्नल भेजा था। जब उस सिग्नल पर दोबारा कॉल करने का प्रयास किया गया तो कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। सबसे पहले सबके मन में यही विचार आया कि निगरानी टावर का पर्यवेक्षक निश्चित रूप से किसी फरार कैदी के कब्जे में है, लेकिन वो निगरानी टावर दुर्घटना स्थल से पूरे 32 किलोमीटर दूर था। इतनी दूरी पैदल तय करना किसी सामान्य व्यक्ति के लिए संभव नहीं था। मगर सिड को पूरा भरोसा था कि रॉक, यानी वो खतरनाक कैदी, ऐसा कर सकता है। उधर वॉच टावर में छिपा दाढ़ी वाला अपराधी अचानक बाहर से आती आवाजों से चौकन्ना हो गया। फिर उसकी नजर मेज पर पड़े वायरलेस रेडियो पर पड़ी, जो अभी भी सक्रिय था।
वो तुरंत समझ गया कि पर्यवेक्षक ने बाहर मदद के लिए संकेत भेज दिया है। इस बीच फ्रैंक अपनी टीम के साथ पहाड़ की तलहटी तक पहुंच चुका था। सिड ने सभी को बार बार चेतावनी दी कि वो चैदी रॉक अत्यंत खतरनाक है, सब लोग सावधान रहें, जरा सी लापरवाही भी घातक सिद्ध हो सकती है। टीम जल्दी ही वॉच टावर की झोपड़ी तक पहुंच गई। दरवाजा धक्का देकर खोला गया। अंदर पूर्णतः खालीपन और खामोशी थी। कुछ ही देर में किसी ने स्टोर रूम में बंधे हुए पर्यवेक्षक को ढूंढ निकाला, लेकिन जैसे ही एक पुलिसकर्मी उसे खोलने के लिए झुका, दाढ़ी वाला अपराधी अचानक झपट पड़ा और उसे तुरंत मार डाला। बाकी सबने आवाज सुनकर फौरन दौड़ लगाई, पर तब तक वो कैदी पर्यवेक्षक को बंदी बनाकर बाहर भाग चुका था। पुलिसकर्मियों ने उसे चारों ओर से घेर लिया। सिड की टीम अभी पहुंची भी नहीं थी कि वो जोर से चिल्लाया, गोली चलाओ, उसे भागने मत दो। लेकिन फ्रैंक की रणनीति अलग थी। वो उसे जीवित पकड़ना चाहते थे। दोनों पक्ष आमने सामने थे कि अचानक सिड ने पास पड़ी कुल्हाड़ी उठाई और कुत्ते की जंजीर काट दी। वो हिंसक कुत्ता तुरंत उस दाढ़ी वाले अपराधी पर टूट पड़ा। बर्फ पर एक खूनी संघर्ष शुरू हो गया। कुत्ता तब तक हमला करता रहा जब तक पर्यवेक्षक ने सीटी बजाकर उसे रोका नहीं, मगर तब तक बहुत विलंब हो चुका था। दाढ़ी वाले अपराधी का गला कट चुका था। फ्रैंक के चेहरे पर अविश्वास का भाव था। क्या यही था वो धोखेबाज एजेंट रॉक, जिसे इतना बड़ा खतरा बताया जा रहा था? लेकिन सिड ने बस निराशा में अपना सिर हिला दिया। सभी धीरे धीरे शिविर की ओर लौटे और बाकी पुलिसकर्मी भी बर्फ में खोजबीन करते हुए कुछ और मृत अपराधियों के शव वापस लाए। महिला एजेंट सिड ने प्रत्येक चेहरे को ध्यान से देखा। वो निराश होकर बोली, नहीं, इनमें से कोई भी लॉक नहीं है। उसका चेहरा चिंता से भरा हुआ था, मगर तभी एक शव ने उसका ध्यान आकर्षित किया। उस व्यक्ति की कलाई पर हथकड़ी के कोई निशान नहीं थे। इसका अर्थ था कि वो कोई कैदी नहीं था। फ्रैंक ने तुरंत पुलिस रिकॉर्ड की जांच की और चेहरे का मिलान किया। मृतक की पहचान पुलिस अधिकारी रॉबर्ट के रूप में हुई। फ्रैंक के मस्तिष्क में तुरंत एक विचार कौंधा। उसे याद आया कि बचा हुआ पुलिस अधिकारी भी रॉबर्ट ही कहलाता था। अब सब कुछ स्पष्ट हो गया। वो असली रॉबर्ट नहीं था, बल्कि भागा हुआ कैदी रॉकी था, जो पुलिस की वेशभूषा में सबको चकमा दे रहा था। फ्रैंक ने बिना एक पल गवाए अस्पताल में मौजूद अपनी पत्नी सारा को फोन लगाया, लेकिन अफसोस, बहुत देर हो चुकी थी। रॉक ने अब अपनी वास्तविक पहचान जाहिर कर दी थी। जब तक फ्रैंक अस्पताल पहुंचा, रॉक और सारा दोनों गायब हो चुके थे। और यही समाप्त होती है 2025 में प्रदर्शित नवीनतम सस्पेंस थ्रिलर श्रृंखला द लास्ट फ्रंटियर। ये हर सप्ताह एक नया एपिसोड प्रस्तुत करती है। प्रोडक्शन क्वालिटी शानदार है, इसलिए यदि आपको रहस्य और रोमांच पसंद है तो इसे जरूर देखना। मिलते हैं एक और नई रहस्यपूर्ण कहानी के साथ, फिर मिलेंगे। Thanks for watching.